Greetings, everyone. My name is Ruhi Gupta, and we were on the chapter respiration and exchange of gases. So, human physiology में कैसे respiration होती है, कैसे हमारे lungs function करते हैं for the exchange of gases, हम उस particular portion पे थे. अभी तक हमने physiology वाला part पढ़ा था कि कैसे कैसे lungs के अंदर air पहुंचती है and क्या क्या organs, क्या क्या parts present होते हैं. So, दोबारा से उसी diagram से start कर रहे हैं जहां पे हमने finish किया था. जस्ट हैव अ ओवरलुक एंड देन मैं पूरा का पूरा पैसेज दोबारा से लिख के बताऊंगी कि जहां से हमने स्टार्ट किया था, कहां से एयर इन नॉस्ट्रल से के थ्रू घुसती है एंड देन फाइनली लंग्स तक पहुंचती है. So as you can see on the screen, there is epiglottis as a structure, there is larynx, there is trachea, there is primary bronchi, then there are secondary and tertiary bronchi as well. Then I just want you to look at certain sections now at the main parts which we are going to discuss further. I showed you about diaphragm in the last lecture, but yeah, there are few sections that I want you to focus on. So I'm going to just elaborate and zoom in. First of all, we finally terminated into globule-like structure. Small spherical structures हैं, एकदम गोल गोल circles जैसे structure हैं, which are called as alveoli, as you can see on the screen. ठीक है. इसके अलावा आपको यहाँ पे मैंने नोटिस किसको करने के लिए बुलाया है, बताया है that first of all I'll just change my color to show it in a better way. Let's just take orange only and let's increase the size. Yeah. So in case of alveoli, the thing that you need to notice is this, that the alveoli is not properly round in nature. It's a little like this. Okay. It's something like this. It's not exactly round. Okay. So it's not exactly round. That's not the shape. It is a little irregularly walled. Like बाहर की surface जो है वो एक particular smooth continuous नहीं है, हल्का सा उसमें variation है. So ये वाला portion मैं ज्यादा mention करना चाहती थी. That's why I zoomed in the figure. इसके अलावा आपकी लंग्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है. लंग्स के ये जो टर्मिनल पार्ट है जहाँ पे ये सारा डिविजन हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई बना, देन ब्रोंक्यूल्स बने, देन एल्वियोलाई बना. ये जो पूरा डिविजन है ये पूरे आपके लंग के अंदर हो रहा है. ये जो लंग्स है उसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कॉल्ड एज द प्लूरल मेम्ब्रेन, एज यू कैन अगेन सी इन द डायग्राम. ठीक है. ये जो पूरा येलो वाला पार्ट है ना, ये जो मेम्ब्रेन येलो कलर की दिखा रखी है, दिस इज द प्लूरल मेम्ब्रेन. एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है, तो दो लेयर की मेम्ब्रेन है, आउटसाइड प्लूरल मेम्ब्रेन एज वेल एज इनसाइड प्लूरल मेम्ब्रेन. इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. इसका क्या काम है, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. बस मैं ये डायग्राम पे फोकस ज्यादा अच्छे से इसलिए कर रही हूँ ताकि आप अगली बार नेक्स्ट जैसे हम जब पढ़े तो आपको ये याद रहे कि ठीक है ये मेम्ब्रेन मैंने जूम्ड इन दिखाई थी. प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये येलो कलर का फ्लूइड भरा हुआ है कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड. ब्रोंक्यूल आपको पता ही है कि क्या होता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड यू टू फोकस अपॉन. लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर साइज अगेन, that how does this happen. The trachea, primary, the division, we are going to again move towards it, and before that we are going to discuss about the passage. तो पैसेज कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग कहाँ से थी, एयर कहाँ से घुसती है, सबसे पहले आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से. ठीक है. जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे याद करते जाइएगा कि नेक्स्ट सेक्शन क्या है. ठीक है. अपने आप अपने लिए नेक्स्ट पार्ट बोलिए, वैसे मैं फिर नेक्स्ट लिख दूंगी. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू कहाँ एंट्री होती है, नेजल पैसेज से जाते हुए इट विल मूव टूवर्ड्स द नेजल चेम्बर्स. नेजल पैसेज से जाते हुए इट विल मूव टूवर्ड्स द नेजल चेम्बर्स. ठीक है. नेजल चेम्बर्स से किधर जाएगा, लेट्स जस्ट गो टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड ताकि हमें स्पेस मिल जाए. नेजल चेम्बर्स से जाएगा कौन से पार्ट में, द ट्यूब विच इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एज वेल एज एयर. एक ऐसी ट्यूब बताई थी जिसके अंदर पानी खाना भी उसी से मूव करता हुआ जाता है एंड हवा भी. दैट वाज कॉल्ड एज फेरिंक्स. फेरिंक्स के बाद कहाँ जाते हैं, लैरिंक्स. लैरिंक्स के बाद कहाँ जाते हैं, ट्रेकिया. ठीक है. एंड ट्रेकिया के बाद कहाँ जाते हैं, वी मूव टूवर्ड्स, दोनों तरफ प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है, जो पहला डिवीजन है, पहली ट्यूब्स बनती हैं फॉर द लंग पार्ट. देन बनती हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई. ठीक है. देन बनती है ब्रोंकियोल्स.
ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या बनती है, एल्वियोलाई, वही आपका ग्लोब्यूल जैसा स्ट्रक्चर जो एकदम सर्कल नहीं होता है। ठीक है। सो एल्वियोलाई इज द पार्ट जहां पे सारा का सारा एक्सचेंज होता है, सारा का सारा CO2 और ऑक्सीजन इसी पोर्शन पे एक्सचेंज होता है। सो एक बार मैं हल्का सा ऐसे छोटा करके आपको पूरा पैसेज एक साथ दिखाती हूँ। सो द पैसेज गोज फ्रॉम, आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल चेम्बर्स, नेजल चेम्बर से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट में एल्वियोलाई। आपको अपनी ये जो रेस्पिरेशन की एयर है वो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुंचानी होती है, और हर ब्रीदिंग में, जब तक मैं बोल भी रही हूँ, मैं इतनी बार ब्रीथ कर चुकी हूँ, हर ब्रीदिंग में ये बहुत ऑटोमेटिकली आसानी से हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, लाइक व्हेन वी आर सेइंग कि क्या होता है पूरे के पूरे पैसेज में, दिस इज व्हाट इज actually happening, that the air is traveling directly through your nose to the lungs and finally getting exchanged for the oxygen and CO2 at the alveoli section. एंड इसका प्लूरल फ्लूइड के बाद भी, मतलब जो मैंने बाकी सेक्शंस पढ़ाए थे, बाकी पार्ट्स पढ़ाए हैं इसके अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर सेक्शंस अगेन। व्हाट आर दीज, ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। जस्ट रीड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द येलो पार्ट, the trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and the initial bronchioles, जो मैंने बताया सारे के सारे पार्ट्स हम डायग्राम में देखे थे, these are supported by incomplete cartilaginous rings. Let's just go on this side and I'll just make a small diagram. ठीक है। हमने बताया कि हम ट्रेकिया से पहला डिवीजन करा था हमने, उसके बाद उसमें एक और डिवीजन किया, उसके अंदर फर्दर डिविजन्स हुए, एंड देन वो फर्दर डिवाइड करके ब्रोंकियोल बना के आपका लास्ट वाला एल्वियोलाई बना लिया उसने। ठीक है। लेट्स मेक एल्वियोलाई इन द राइट शेप, हल्का सा इरेगुलरली वॉल्ड होता है। सो इन केस ऑफ दिस, ये आपका कहाँ से हुआ, ये आपका हुआ ट्रेकिया, देन ये आपका हुआ प्राइमरी ब्रोंकाई, देन ये सेकेंडरी, देन ये टर्शरी, ये आपका ब्रोंकियोल, और ये आपका एल्वियोलाई। सो इट इज सेइंग कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, ये जो पहले ब्रोंक्यूल होते हैं, फर्दर और भी ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इन सब के ऊपर कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि मैंने बताया था ट्रेकिया के ऊपर जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे इनकम्प्लीट रिंग्स दिखती हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इन सब पे भी प्रेजेंट है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ कहीं तक प्रेजेंट है। these rings, this incomplete cartilaginous rings, ये जो छल्ले जैसे प्रेजेंट होंगे, these are responsible for adjusting the volume of these tubes. जब आप सांस लेते हैं, कई बार क्या होता है, मतलब you're respiring at a very heavy rate, तो बहुत सारी एयर एक साथ जा रही है, बहुत सारी एयर एक साथ बाहर निकल रही है, तो उस टाइम पे जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, so these rings helps in adjusting these tubes, वो ट्यूब्स को एडजस्ट करेंगी, जिसकी वजह से आप दिस हैवी रेस्पिरेशन के टाइम पे सारा मैनेज कर पाएंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर अंदर आएगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर बाहर होगी, तो ब्रीदिंग रेट आपका मैनेज हो पाएगा। सो दीज ट्यूब्स आर मैनेज्ड, दीज ट्यूब्स आर मेड अ लिटिल फ्लेक्सिबल विद द हेल्प ऑफ दीज रिंग्स। एंड देन फाइनली आपको पता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो किस में जाता है, एल्वियोलाई बनाता है। अब जैसे मैंने स्क्रीन पे मार्क कर दिया है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्वियोलाई। एग्जैक्टली एल्वियोलाई कैसा होता है, इट इज इरेगुलरली वॉल्ड, वो मैंने बता दिया, प्रॉपर सर्कल नहीं है, हल्का सा इरेगुलर वॉल्स है। ठीक है। देन वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, वस्कुलर बैग से ये क्या कहना चाह रहा है, दीज आर द स्ट्रक्चर विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ दिस गैसेस, वस्कुलर है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ गैसेस, तो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज इस पे होता है, विच एक्चुअली मेक्स इट अ वस्कुलर स्ट्रक्चर, एज वेल एज वेरी थिन। जो इसकी वॉल है ना, जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये इरेगुलर सा, एग्जैक्टली पूरा सर्कल नहीं है, इरेगुलर है। दिस इरेगुलरिटी इज वेरी थिन, दिस मेम्ब्रेन, दिस वॉल इज वेरी थिन. So this is what an alveoli is. If you want to like just do that again, I'll just make that diagram. So in a little enlarged shape, so this is your alveoli. इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, दिस इज वेरी थिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन थिंग दैट यू कैन रिमेम्बर, दी स्ट्रक्चर्स आर वस्कुलर, वस्कुलर मतलब जहां पे आपका एक्सचेंज होगा गैसेस का। देन इसके अलावा आपको बताया कि दीज आर इरेगुलर वॉल्ड, मतलब एग्जैक्ट मतलब कोई पर्टिकुलर शेप है नहीं, इरेगुलरली वॉल्ड है, लेकिन हाँ इट्स क्वाइट क्लोज टू द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज जनरली सेड कि हाँ ये बस वो वाली शेप है।
So these are irregularly walled. I am going to rub it off just to make the screen a little clear. So if you are through with this, I am going to proceed further. सो फाइनली ये जो आपका पूरा नेटवर्क है, जो मैंने अभी पूरा का पूरा स्क्रीन पे ऑरेंज कलर से बना रखा है, द ट्यूब्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, देन ब्रोंकियोल्स एंड देन फाइनली एंडिंग इनटू एल्वियोलाई, दीज आर मेजरली द पार्ट ऑफ द लंग्स. इससे ऊपर तो सारा का सारा अलग ट्यूब लाइक चल रही थी, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया डिवाइड हो रही थी फिफ्थ थोरैसिक सर्वाइकल वर्टिब्रे पे, सॉरी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे, विच इज फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई. उसके बाद सब कुछ लंग्स में चल रहा था. सो जो लंग्स वाला पार्ट है वो मेजरली कहां से शुरू हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई से, और खत्म कहां हो रहा है, एल्वियोलाई पे. दैट इज एक्चुअली व्हाट योर लंग्स आर अबाउट. सो वील जस्ट rub this and let's move towards the next part. Again, we have something that we can again explain with the help of a diagram. The two lungs, as I just mentioned, as I just asked you to see in the diagram as well, lungs के ऊपर pleural membrane present होती है. It's a double membrane. So let's just make one of the lung. Let's just comprise this as one lung. Okay, so this is one of the lungs. It is covered with the help of a double membrane, double pleural membrane. So just consider these like the outer one as well as the inner one. So this is the outer pleural membrane. Let's just rub this section to make it a little clean. Yeah, that's the outer one and that's the inner pleural membrane, right? And there's a fluid in between them. The fluid is called as the pleural fluid. सो ये प्लूरल फ्लूइड जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ये जो मैंने हल्का सा कलर करके मेंशन कर दिया है आपको, ये सारी मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ, लाइक यू नीड टू इमेजिन दिस दैट दैट इज ऑल फिल्ड अराउंड द होल मेम्ब्रेन, होल आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. सो उन दोनों के बीच में ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये होता क्यों है, ताकि लंग्स में फ्रिक्शन ना हो. मॉइस्ट रहती है ना कोई भी चीज, जैसे जैसे आप ऐसे समझिए कि whenever in winters your skin is very dry, you try to like moisturize it with the help of a cream, right? So that cream makes your skin or whatever you have applied it on, that makes it a little smoother. So smooth कोई चीज होती है तो उसपे friction नहीं होता, कोई चीज खुरदरी रहती है तो उसपे friction रहता है. So any kind of a fluid, any kind of a moisturizer will keep the lung in a non-friction state. So ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो फ्रिक्शन को रोकता है. और जो आपकी आउटर वाली मेम्ब्रेन है, अब आपको ये तो प्रॉपर याद ही होगा कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में रहेगी, आपके थोरैक्स के, मतलब आपका जो थोरैसिक कैविटी है. अगेन आई विल मेक दिस डायग्राम. जैसे ये एक आदमी है या फिर एक ह्यूमन बीइंग, जिसे भी कंसीडर करना है, उसका ये जो अपर वाला सेक्शन होता है दैट इज द थोरैसिक कैविटी, एंड ये जो नीचे वाला सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द एब्डोमिनल कैविटी. लंग्स तक इट्स थोरैसिक कैविटी, लंग्स से नीचे नीचे वाला सारा पोर्शन इज एब्डोमिनल कैविटी. सो थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में कौन सी होगी, आउटर वाली मेम्ब्रेन, और इनर वाली किसके कांटेक्ट में होगी, लंग के, क्योंकि इनर के अंदर ही तो प्रॉपर लंग प्रेजेंट है, यहीं तो वो सारा डिवीजन हो रहा है, ऐसे ऐसे करके सारा ब्रांचिंग हो रही है एंड देन एल्वियोलाई बन रही है. ठीक है. सो इनर, ये भी क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव के बेसिस भी हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, कि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, व्हाइल द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, क्योंकि वो बाहर की तरफ है, तो बाहर क्या है, आपकी थोरैक्स कैविटी है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन अबाउट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आपके पास दो जोन्स आते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट हल्का सा जूम आउट करते हैं एंड देन स्टार्टेड. सो देयर आर टू जोन्स. आपके पूरे इस एयर पैसेज के अंदर, जो आपकी ब्रीदिंग वाला पैसेज है, उसके अंदर दो जोन्स हैं. वो दो जोन्स क्या क्या है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन अबाउट इट. देयर आर टू जोन्स in your passage. One zone is called as the conducting zone and the other one is called as the
इन दोनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। तो दो जोन्स हैं, एक जोन को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, एक जोन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसको कौन सी जोन क्यों बोला जा रहा है। कंडक्टिंग जोन जिसके थ्रू पूरी की पूरी एयर कंडक्ट होके आ रही है, कहां तक आ रही है, रेस्पिरेटरी जोन तक, जहां पे सारा एक्सचेंज होगा O2 CO2 का। सो कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट होती है, आपके नॉस्ट्रिल से, क्योंकि सबसे पहले हवा वहीं से एंट्री करेगी। सो कंडक्टिंग जोन स्टार्ट होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से और खत्म कहाँ होती है, आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। आपके ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है नेक्स्ट, आपके आते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ही तो एक्सचेंज होता है सारा का सारा O2 CO2 का, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। सो O2 CO2 का सारा एक्सचेंज वहां होता है। सो वो सेक्शन इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी पार्ट, और उससे ऊपर वाला सारा का सारा फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज कॉल्ड एज द कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट, जो भी आप बोलना चाहें। इसके अलावा जो एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई की जो सारी डक्ट्स होंगी, alveoli and their ducts, they will form the respiratory or exchange part of the respiratory system. So there are two zones जो हमने भी पढ़ी, there is a respiratory zone as well as there is a conducting zone. So जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि conducting zone कौन सी जोन हो गई, जो जोन सारा का सारा कंडक्शन में हेल्प कर रही है। किसका कंडक्शन, एयर का, जो आपने ब्रीथ करी है। इसके अलावा जो आपका रेस्पिरेटरी जोन है, सॉरी द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज जोन है या कंडक्टिंग जोन है, विच इज द सॉरी not conducting, respiratory exchange zone hai, that is the part where your alveoli and their ducts come in. अब कंडक्टिंग जोन, बस जस्ट फॉर यू कि कभी एक बार प्रॉपरली कोई स्पेसिफिकली पूछ रहा हो कि कंडक्टिंग जोन जो है वो किस किस काम में आती है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट, आपकी एयर को ट्रांसपोर्ट करती है कहां तक, एल्वियोलाई तक। सो फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर टू द लंग्स, टू द एल्वियोलाई। देन इसके अलावा ये जो आपकी कंडक्टिंग जोन होती है ना, इसके अंदर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और बहुत सी और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे हम एयर ले रहे हैं, सो आजकल की पोल्यूटेड एयर जो आप लोग देख ही रहे हैं, जितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है उतनी ज्यादा एयर खराब होती जा रही है। सो उसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान होता है। सो वो नुकसान ना हो, हमारी बॉडी हल्की सी इस चीज के लिए अडेप्टेड है। अब बहुत ज्यादा पोल्यूशन लोड होगा तो प्रॉब्लम होती है। जैसे आफ्टर दिवाली एवरीवन मस्ट बी लाइक कंप्लेनिंग अबाउट दिस कि थ्रोट में सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ थोड़ा मिट्टी के पार्टिकल्स अटके हुए हैं। सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बट योर कंडक्टिंग जोन इज अ लिटिल ट्रेन्ड फॉर इट। जिस तरीके से बोलते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से लेनी चाहिए, जस्ट बिकॉज आपका जो ये पूरा नेजल पैसेज है, जो आपकी कंडक्टिंग पूरी जोन है, इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं जिससे फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया जाता है और अंदर तक नहीं पहुंचते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो तो डेफिनेटली रोक लिए जाते हैं। कुछ छोटे पार्टिकल्स जो बहुत ही माइन्यूट साइज के होते हैं, जो पोल्यूशन में आजकल हो भी ज्यादा रहे हैं, बढ़ भी ज्यादा रहे हैं, वो फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं अंदर तक। सो ये फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैवल ना करें, इसीलिए हमेशा आपको नाक से सांस लेते हुए अंदर जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज कुछ चीजें तो आपने बहुत आसानी से ऑब्जर्व करी होंगी, नाक के अंदर नेजल हेयर्स होते हैं। नेजल हेयर्स जो होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द फॉरेन पार्टिकल्स। नेजल हेयर्स, यहीं पे आपको कुछ चीजें जो अंदर नहीं जानी चाहिए वो यहीं रोक ली जाएंगी। इसके अलावा आपकी नोज में और अंदर की जो लाइनिंग होती है, आपकी ट्यूब्स की जो लाइनिंग होती है, इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है कॉल्ड एज म्यूकस। जैसे आप नोटिस करते होंगे कोल्ड के केस में रनी नोज हो जाती है तो एकदम ऐसे लिक्विड जैसा रिलीज होता है। सो इसी तरीके से ना आपकी इन वॉल्स पे, आपकी लाइनिंग पे, इन सारी की सारी जोन्स में लेयर प्रेजेंट होती है, जो भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल होता है तो उसे भी वहीं के वहीं रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है। सो दिस इज द बेनिफिट अगर आप एयर को अपने एक्चुअल कंडक्टिंग जोन से ही लेके जाएं, मुंह से नहीं। नोज से ब्रीथ करने के बहुत एक्स्ट्रा फायदे हैं, जस्ट बिकॉज आपके फॉरेन पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे। सो दैल बी मोर हेल्पफुल रादर देन द माउथ ब्रीदिंग। इसके अलावा ह्यूमिडिफाई, मतलब जो चीज अंदर आ रही है, जो आपकी एयर आ रही है, उसके अंदर मॉइस्चर इंक्रीज कर देगा हल्का सा, मतलब मॉइस्ट करता हुआ लेके जाएगा पूरी एयर को। वो बस एक ऐसे ड्राई एयर की तरह मूव नहीं करेगी, उसको ह्यूमिडिफाई कर देती है ये पूरी जोन के थ्रू वो मॉइस्ट होके चला जाता है। और एट द सेम टाइम होम्योस्टेसिस तो सुना ही होगा आपने। होम्योस्टेसिस एग्जैक्टली क्या होता है, होम्योस्टेसिस होता है कि बाहर के, सॉरी, आपकी बॉडी, ह्यूमंस हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। जैसा भी, जैसे अगर आपकी सर्दी आती है तो आपकी बॉडी अपने आप को उसी टेम्परेचर पे रखती है जिस टेम्परेचर पे नॉर्मल होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि अभी आपका बॉडी टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा, गर्मी है तो 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर है वही मेंटेन करता है, एंड ह्यूमन बॉडी हैज द कैपेसिटी टू डू दिस बाय वेरियस मीन्स। सो दैट्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का एक एग्जांपल यहाँ पे भी है।
आप एयर कोई भी टेम्परेचर के अंदर लीजिए, लेकिन वो टेम्परेचर कौन सा कर देगी, आपका ये कंडक्टिंग जोन टेम्परेचर कौन सा कर देगी, जैसे ही एल्वेओलाई तक पहुंचेगी उस पूरे पैसेज से होके जब एयर जाएगी तो वो टेम्परेचर क्या कर देगी, आपके बॉडी टेम्परेचर जैसा जैसा होना चाहिए उसका। चाहे आप सर्दियों में सांस लें, चाहे आप गर्मियों में सांस लें, चाहे आप 40 डिग्री की हवा को ब्रीथ करें या फिर आप 20 डिग्री या फिर 12 डिग्री की हवा को ब्रीथ करें, आपके जोन से जाती हुई वो हवा सेम टेम्परेचर पे आ जाती है। सो यू कैन से कि होम्योस्टेसिस की ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज यूज कि आपकी एयर जो ब्रीथ करने के लिए आप यूज कर रहे हो, दैट इज ब्रॉट टू द सेम टेम्परेचर। ओके, और एक्सचेंज पार्ट को तो हमने बताया ही था, ये तो हो गया सारा कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस। इसके अलावा हमने एक्सचेंज पार्ट के फंक्शंस तो बताए ही थे। आपके एक्सचेंज वाले पार्ट पे ही आपका CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज किया जाता है। किस किस के बीच में, किस किस के बीच में करेंगे, ऑप्शन ही क्या है आपके पास। ओके, लेट्स जस्ट रब दिस एंड मेक दिस अ लिटिल क्लीन अगेन। सो ऑप्शन ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत फेयरली सिंपल है इस चीज का आंसर, दैट ये आपकी लंग है, ये लंग के बाहर आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसी के थ्रू एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या एंट्री करता है, यहाँ एंट्री करती है एयर। कौन सी एयर, जो एटमॉस्फेयर से आई है। और यहाँ क्या बह रहा है, आपके बॉडी में पूरी जगह सब जगह क्या बह रहा है, अलग अलग कैपिलरीज के थ्रू, अलग अलग कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स चल रही हैं, वो क्या लेके चल रही हैं अपने अंदर, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड सारे ऑर्गन से CO2 रिच ब्लड, CO2 जिनमें CO2 जैसे ही बॉडी में हाई हो जाता है, ब्लड सारा का सारा CO2 रिच ब्लड CO2 रिच ब्लड आता है, वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ CO2 छोड़ देता है वो ब्लड, और यहाँ से एयर की ऑक्सीजन ले जाता है अपने साथ। ठीक है, CO2 अपनी दे देगा और ऑक्सीजन उसके साथ से ले आएगा। सो दिस इज द पोर्शन, यहाँ पे एल्वियोलाई के पोर्शन से होता है ये सारा का सारा काम। सो एल्वियोलाई वाले पोर्शन को इसीलिए एक्सचेंज पार्ट या फिर आपका रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। दिस इज द पार्ट वेयर एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 हैपेंस बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। So we're done in this part as well. Up we are going to learn about some portions of our body, dorsal, ventral, anterior, posterior, ये सब क्या होता है, ये वाला सेक्शन सिखाते हैं, लेकिन I'll just make again a rough diagram. Before I proceed further, सबसे पहले आप ये दो टर्म्स दोबारा से समझ लीजिए, मैंने पहले भी बताई थी बट जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन। जैसे ये एक इंसान है, इंसान का फ्रंट पोर्शन, जो आपका फ्रंट पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज द योर वेंट्रल साइड। ठीक है, द बैक पोर्शन, जो आपका पूरा का पूरा बैक एरिया है, दैट्स कॉल्ड एज द डोर्सल साइड। ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, इसके बाद में फाइनली येलो वाला पार्ट समझाती हूँ आपको। ठीक है, सो आपके लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी बताया था, थोरैसिक चेंबर में, आपके थोरैसिक पूरी कैविटी के अंदर थोरैसिक चेंबर में आपके दो लंग्स प्रेजेंट है। सो लेट्स जस्ट मेक इट, ये आपके लंग्स हैं, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है और ये ट्रेकिया है। ठीक है, सो ये आपकी एक लंग, ये आपकी दूसरी लंग। ठीक है, ये दो लंग्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर। दिस इज इन अ एयर टाइट चेम्बर। ठीक है, ये सारे के सारे जो पूरा का पूरा सेटअप प्रेजेंट है ना, ये प्लूरल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। देन ये आपकी, ऐसे मान लेते हैं, ये आपका नेक, ये यहाँ से शोल्डर, एंड देन ये शोल्डर से ये वेस्ट लाइन, नेवल एंड समथिंग लाइक दिस, राइट। सो ये जो आपकी लंग्स प्रेजेंट है, ये लंग्स आर बिल्कुल एयर टाइट चेम्बर में प्रेजेंट है, इसके अंदर और कुछ एक्सचेंज नहीं हो सकता, एकदम प्रॉपर्ली फिक्स्ड है। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन एयर टाइट चेम्बर। डॉर्सली आपका ये जो थोरैसिक चेम्बर है, ये जो पूरा पूरा थोरैसिक कैविटी है, मैंने बोला ना, ऊपर वाले साइड को, आधे सेक्शन को हम थोरैसिक बोलते हैं, नीचे वाले को एब्डोमिनल बोलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा आपका थोरैसिक चेम्बर है, इसके बैक साइड पे क्या है, दिस इज सपोर्टेड डॉर्सली विद द हेल्प ऑफ, डॉर्सली क्या होता है, बैक साइड। सो दिस इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। मैंने इसके बारे में बताया था कि आपकी पूरी बैकबोन जो है वो सारी की सारी पीछे लाइन से बहुत सारी बोन्स अरेंज्ड है। सो आपके इस थोरैसिक चेम्बर पे डॉर्सली क्या है, पूरी की पूरी बैकबोन प्रेजेंट है, और वेंट्रली आपके स्टर्नम प्रेजेंट होता है। व्हाट इज वेंट्रल पार्ट, मैंने बताया था, वेंट्रल इज द आगे का पार्ट, फ्रंट पार्ट, राइट। सो यहाँ पे इसने स्टर्नम क्या बोला, स्टर्नम इज अ बोन जो यहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज समथिंग लाइक दिस,
ऐसे बीच में एक नॉर्मल सी बोन प्रेजेंट होती है। इस ये आपकी लेयर्स कैसे खुलती हैं, जैसे अगर बॉडी को कट करना शुरू करें, सबसे पहले स्किन उतरेगी, स्किन के नीचे मसल्स होती हैं, मसल्स के बाद बोन आती है, और बोन के बाद फाइनली आपके ऑर्गन्स शुरू होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपकी चेस्ट कैविटी काटेंगे, थोरेसिक कैविटी काटेंगे, तो सबसे पहले स्किन की लेयर उतरेगी एक, फिर मसल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, मसल्स के बाद फाइनली आपकी ये बोन दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ जो फ्रंट पे बोन होती है, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम। ठीक है, ये बोन दिखनी शुरू हो जाती है, एंड देन फाइनली आपकी अंदर इसके बाद इससे नेक्स्ट लेयर जो होती है वो लंग्स है। सो लेटरल क्या होता है, साइड्स वाला एरिया, जिसको मैं दोबारा से अभी दिखाती हूँ। आप अगर अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो यू कैन फील ना कि यहाँ पे आपके पूरा एक रिब केज प्रेजेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं, पसलियां जिन्हें बोलते हैं। सो आपकी ये जो पसलियों की हड्डी है, आप फील कर सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से चेस्ट को प्रेस करेंगे तो यू कैन फील कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक रिब केज प्रेजेंट है। और ये रिब केज जो होता है वो लेटरल साइड से, लेटरल क्या होता है, साइड वाला एरिया, तो साइड वाले एरिया से सारी की सारी ये आपकी पसलियां आगे की तरफ आती हैं, और ये कहाँ ज्वाइन करती हैं, यहाँ जो मैंने सेंट्रल में बोन बताई थी, कॉल्ड एज स्टर्नम। तो यहाँ पे स्टर्नम पे आके ये पूरा का पूरा रिब केज ज्वाइन करता है, पिछलियों वाली हड्डियां जो है यहाँ ज्वाइन करती हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ जो आपका नीचे वाला पोर्शन है, लोअर साइड जो होती है, यहाँ पे एक डोम डोम शेप्ड मसल प्रेजेंट होती है, कॉल्ड एज डायफ्राम। ठीक है, तो अब आपको दोनों डायग्राम्स देख के समझ में आ रहा है कि क्या क्या है। सबसे पहले जो आपकी, अब मैं यहाँ पे तो दिखा नहीं पा रही, लेकिन हाँ, जो आपका जो डोर्सल साइड है, वहां पे क्या था, वर्टिब्रल कॉलम। आपकी थोरैक्स कैविटी, ओवरऑल आपकी थोरैसिक कैविटी में क्या क्या होता है, डोर्सल में वेंट्रल कॉलम, वेंट्रल में सॉरी डोर्सल में वर्टिब्रल कॉलम, देन वेंट्रल में स्टर्नम, लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट होती हैं, और लोअर साइड में डायफ्राम। सो दिस इज हाउ योर पूरा thoracic cavity looks like. ठीक है, सो we'll just finish off at this and we are going to begin further, कि हमने ये पूरा जो सेक्शन बताया हम यहीं से शुरू करेंगे दोबारा से, कि मैंने एग्जैक्टली ये बताया क्यों है, कि ये जो इसके बेसिस पे आपको ये समझना है एग्जैक्टली कि मैंने ये बताया क्यों है, क्योंकि ये एयर टाइट चेम्बर इसी तरीके से बना है, हर जगह से इसको इनक्लोज कर लिया एक छोटी सी स्पेस में, हर जगह से कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ताकि ये इधर उधर मूव नहीं करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल अपनी जगह पे, प्रॉपर आराम से उसी एरिया में रहता रहेगा। कैसे, क्योंकि सब जगह कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है वो मैंने बता दिया। फ्रंट में स्टर्नम, बैक में वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल में साइड्स एंड लेटरल में रिब्स, और नीचे की तरफ डायफ्राम वाली डोम शेप्ड मसल। This is how we are going to begin from this section only. I hope you are getting this, I hope you are enjoying this, and if you have any comments, any feedback, do shoot down below, and let's see each other in the next class. Thank you, have a great day.